हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिवाली। सो अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं पढ़ाई पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू शताब्दी क्लासेस। हम लोग आज फिजिक्स पढ़ेंगे, ग्रेड 8। ओके, एनसीईआरटी। तो फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा था। यू रिमेम्बर द एप्पल, डिड द एप्पल रियली फॉल ऑन न्यूटन्स हेड, है ना? अगर नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी। फील फ्री टू विजिट दैट। ओके, तो फोर्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड हम फोर्स के बारे में और भी डीपली जानेंगे आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं क्विकली थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूंगी आप सबके साथ जो हमने पढ़ा था। ओके, सो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स इज समथिंग दैट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, है ना? ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। जैसे कि मेरे पास एक पेन का डब्बा ऐसे रेस्ट पोजीशन में है, मैं फोर्स अप्लाई करके इसको मूव कर सकती हूँ। Isn't it? एक गाड़ी है, खड़ी है, नहीं चल रही है, उसको धक्का देके आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, यू मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, है ना? आप ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकते हो अगर वो मूव कर रहा है। कैसे कैसे स्पीड चेंज कर सकते हो? बाय अप्लाइंग फोर्स इफ इट इज इन मोशन ऑलरेडी। आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल के पैडल के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसका स्पीड बढ़ा सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ फोर्स यू कैन डू दैट ऑल्सो। यू मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे कैसे कर सकते हो डायरेक्शन चेंज? एक एग्जांपल, जैसे कि एक बॉल आ रही है एक बैट्समैन के पास, बैट्समैन ने उस बॉल को फोर्स अप्लाई करके उसका डायरेक्शन चेंज किया। ओके, एंड इट मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, शेप में भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? जैसे कि एक आटे का डो रखा है, उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, उसका शेप में आपने चेंजेस लाया। इट मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। तो ये सारे इफेक्ट्स साथ में भी हो सकता है या इनमें से कोई भी एक फोर्स के इफेक्ट में हो सकता है। ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मे हैपन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा क्विज है टू रिवाइज व्हाट वी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फोर्स। Okay, so there are some functions given and there are some effects given, so you have to match. First question is squeezing a piece of lemon to extract juice. ये कौन सा इफेक्ट है? चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, चेंजिंग शेप या चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन? स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन टू एक्सट्रैक्ट जूस। यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? लेमन को स्क्वीज जब कर रहे हैं उसका क्या चेंज हो रहा है? व्हाट इज चेंजिंग? इट इज द फोर्स इज चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है शेप। सो 1B। नाउ अ बैट्समैन हिटिंग अ बाउंड्री, क्या हो रहा है उससे? डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज चेंजिंग। बॉल इधर से आ रहा है, उसने हिट करके सपोज इस तरफ में दिया, तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ, उसके साथ ही मैग्नीट्यूड, मतलब जिस मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जिस स्पीड से वो आ रहा था वो स्पीड चेंज हुआ, मतलब उसका वैल्यू चेंज हुआ, स्पीड का वैल्यू चेंज हुआ, बढ़ा या घटा जो भी हुआ, चेंज तो हुआ, राइट? So it is changing both the direction and the magnitude of motion. A stone is being rotated on a circular path. Suppose आपने एक थ्रेड से एक स्टोन को आप ऐसे बांधे एंड उसको सर्कुलर मोशन में आप घुमा रहे हो, राइट? तो क्या हो रहा है इसमें? यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली। ओके, यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है। यूनिफॉर्मली है मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ओके, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, 1B, 2A एंड 3C। ओके, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड बाय अ फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेम चीज, जैसे आप एक पत्थर को ऐसे बांध के घुमा रहे हो, तो फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर काम कर रहा है, या टेंजेंशियल टुवर्ड्स द पाथ काम कर रहा है? डेफिनेटली टुवर्ड्स द सेंटर। आप यहाँ पे पकड़े हो एंड यू आर होल्डिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर एंड यू आर मूविंग इट इन सर्कुलर पाथ, तो फोर्स अप्लाई कहाँ पे हो रहा है? खींच कहाँ पे रहे हो आप? सेंटर पे। तो डेफिनेटली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है। Now next question, when a rubber ball bounces back from the surface, the effect of force is to, रबर बॉल बाउंस कर रहा है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स
क्या कर रहा है? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड चेंज द शेप, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, और चेंजिंग द शेप, और नन ऑफ दीज। तो देखो रबर बॉल जब बाउंस हो रहा है, डेफिनेटली डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। आप इस डायरेक्शन में भेज रहे हो, दूसरे डायरेक्शन से वापस आ रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, सो दैट इज अ गिवन। क्या शेप चेंज हो रहा है? जब आप कोई बॉल को नीचे जोर से फेंक रहे हो, रबर बॉल को, तो मोमेंटरीली भी, थोड़ी देर के लिए भी, कुछ सेकंड के लिए भी वो थोड़ा सा फ्लैट होता है बॉल। आपने नोटिस किया, थोड़ा सा दब जाता है ना? तो थोड़ी देर के लिए भी उसका शेप चेंज होता है, अगेन इट रीगेन्स द शेप। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए भी अगर शेप चेंज हो रहा है, सो इट इज चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी when it is coming in contact with the flat surface. So changing the direction of motion भी हो रहा है, changing the shape of body भी हो रहा है. Okay. Now coming to the fourth question. A force to change the direction of motion of the object and not to change the magnitude of the velocity. Its line of action must be, ऐसा कोई फोर्स जो कि डायरेक्शन चेंज करे लेकिन वेलोसिटी चेंज ना करे, मतलब स्पीड चेंज ना करे. तो हाउ इट शुड बी एक्टेड? अलाइंड अलोंग द मोशन. अलोंग द मोशन अगर फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा. ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा? स्पीड कमेगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हमने एक सर्कुलर पाथ वाला डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म स्पीड है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो ओनली इट इज पॉसिबल इफ इट इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, सो aligned, if it is aligned perpendicular to the direction of motion, only then it will change the direction of motion and not the magnitude of velocity. Okay, right? Now fifth question, identify the correct statements. The speed of an object is 0 in the state of rest. तो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जब स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है तो उसका स्पीड, कुछ स्पीड होता है क्या? स्पीड इज डेफिनेटली 0. दिस इज ट्रू. Change in the state of motion of an object is described by its speed only. Definitely speed से ही हम describe करते हैं. Speed 0 है तो rest पे है, उसका कुछ speed है तो it is in motion, right? So definitely second is also true. The change in the state of motion of an object is described either by its speed or by its direction of motion. No, that's not true. So only 1 and 2 is true. Okay, so now अब हम फोर्स के बारे में हम बहुत पढ़े कि फोर्स है क्या, फोर्स का इफेक्ट में होता क्या है. नाउ इसका कुछ मेजरमेंट भी होगा. आप जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हो, सपोज आप राइस खरीदने गए, आप बोलते हो मुझे 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तभी जाके शॉपकीपर को समझ में आता है हाउ मच यू नीड, राइट? नाउ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज पॉसिबल बाय मेजरिंग द इफेक्ट्स इट क्रिएट्स. जो इफेक्ट वो क्रिएट कर रहा है उसके बेसिस पे फोर्स को मेजर किया जाता है. फोर्स को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है. जैसे कि आप जब चावल खरीदने जाते हो तो आप केजी या ग्राम में बोलते हो, वैसे ही फोर्स का भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. एसआई सिस्टम में वो है न्यूटन एंड सीजीएस सिस्टम में वो है डाइन. 1 न्यूटन 1 डाइन, 2 न्यूटन 2 डाइन, जो भी है उस हिसाब से हम मेजर करते हैं फोर्स को. एंड मैथमेटिकली हम फोर्स को मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, सो एक्सेलरेशन मतलब क्या? गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, हम एक्सेलरेट करने से क्या होता है, हम स्पीड को बढ़ाते हैं, राइट? इंक्रीजिंग द स्पीड और डिक्रीजिंग द स्पीड, जो भी हो रहा है, स्पीड का जो ये चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेलोसिटी बाय टाइम. ओके, तो ये हो गया आपका फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसके बारे में आप 10th ग्रेड में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट नो दैट अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट करेगा, अगर मास ज्यादा होगा तो भी द अप्लाइड फोर्स विल बी, द फोर्स का इफेक्ट विल बी मोर. ओके, सो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज पॉसिबल. ओके, एंड मेजरमेंट ऑफ फोर्स के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है न्यूटन इन एसआई सिस्टम एंड डाइन इन सीजीएस सिस्टम. ओके, तो फोर्स को हम मेजर करें तो कैसे? कोई डिवाइस होना चाहिए. डिवाइस है स्प्रिंग बैलेंस. ये जो डिवाइस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. इट इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग. इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है. यहाँ पे एक स्केल दिख रहा है, दिस इज अ स्केल टू मेजर
ओके। एंड यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का हमें वी हैव टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, सो उसको हम यहाँ पे हैंग करते हैं एंड इट विल गेट स्ट्रेच्ड। तो स्केल से फिर देन विल बी एबल टू measure that measure the force acting on that object. Okay, so spring balance basically is a device used for measuring the force acting on an object. अभी फोर्स का भी टाइप है, बहुत टाइप के फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस नॉट इन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट नॉट इन कॉन्टैक्ट। फोर्स जो कि जबकि दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं है, ऐसा कोई फोर्स जो कि बिना ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रह के भी अप्लाई हो सकता है। एंड कांटेक्ट फोर्स मतलब इट विल वर्क ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। कोई चीज को आप कांटेक्ट, चीज के कांटेक्ट में आप हो, इसको आप पकड़ के यू आर इन कांटेक्ट विद दिस ऑब्जेक्ट एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स। okay, you are in contact with this object, that is why it is contact force, that force that you are applying. लेकिन ऐसा भी कोई फोर्स है जो बिना कांटेक्ट में रह के भी अप्लाई हो सकता है, उसका इफेक्ट दिख सकता है आपको, इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट अस सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे बताओ, वेयर विल इट बी इजी टू रन? कहाँ पे रन करना इजी होगा, इस रास्ते पे या इस रास्ते पे? वेयर डू यू थिंक? डेफिनेटली यहाँ पे रन करना इजी होगा, बिकॉज ये रोड स्लिपरी नहीं है, ये स्लिपरी रोड है, यहाँ पे आप फिसल सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा रन करने में, है ना? लेकिन क्यों ऐसा हो क्या रहा है जिसके वजह से ये रोड में इजी हो रहा है एंड ये वाले रोड पे इजी नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है? देयर इज अ फोर्स व्हिच इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस व्हेन अ बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर बॉडी। ओके, इन अदर वर्ड, the force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force. तो आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आगे की तरफ है तो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट ऑपोजिट में एक फोर्स काम कर रहा है which is trying to oppose your movement, that is called frictional force. ओके, तो डिटेल में बताया जाए तो इसी फोर्स के वजह से हम वॉक कर पाते हैं, कार्स बस ट्रेन आगे बढ़ पाते हैं। ओके, if a person is asked to walk on a surface जिसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, मतलब एकदम परफेक्टली स्लिपरी रोड है, तो वहां पे वो एक कदम भी चल नहीं पाएगा। इसी फोर्स की वजह से हम चल पाते हैं, इसी फोर्स की वजह से गाड़ियां बसेस चल पाती है, बिकॉज दिस फोर्स एग्जिस्ट्स। ओके, तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। So car is allowed to move on the road which is perfectly slippery, एकदम फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, जिस डायरेक्शन में कार जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कार रोटेट ही नहीं कर पाएगा, इट विल फॉल। ओके, frictional force acts on all moving object in its, and its direction is always opposite to the direction of motion. जैसे कि देखो, this boy is trying to push this particular box, पुश करने का कोशिश कर रहा है, तो मोशन इस डायरेक्शन में है, पुशिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन फिर कहाँ होगा? जस्ट इन द ऑपोजिट, इट विल अपोज द मोशन। ठीक है, इसी के वजह से यही फोर्स हमारे चलने के टाइम पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की बैलेंस बन रहा है ना? लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ हेल्प ही नहीं करता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, जैसे कि मशीनरीज में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मशीनरीज खराब हो जाते हैं, है ना? इसी की वजह से वी हैव टू अप्लाई ऑयल्स। ओके, हमें ऑयल अप्लाई करना पड़ता है जिससे कि वो फ्रिक्शन कम हो जाए एंड द मशीनरीज स्टे इन हेल्दी कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमें बहुत तरीके से मदद भी करती है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं इसके वजह से, बट देयर आर सॉल्यूशंस आल्सो। ओके, नाउ यहाँ पे हो क्या रहा है? टग ऑफ वॉर हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच टीम विल विन, ये टीम या ये टीम? while you're thinking that, just think कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे? they are trying to pull the rope towards them, each team is trying to pull that rope, है ना, with the help of their muscles,
अपने मसल स्ट्रेंथ को यूज करके वो पुल करे। जिनका मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो टीम जीतेगी। We don't know which team will win. Hypothetically, whichever has muscle strength more, that team will win. Okay. So यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है, that force is known as muscular force. Muscular force is also a contact force. Frictional force is also contact force. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, जब एक सरफेस के साथ एक ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, मोशन में जा रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, तो कांटेक्ट में रहना जरूरी है फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। आप अगर अपने मसल्स को कांटेक्ट में ही नहीं लाओगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाओगे। मस्कुलर फोर्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ बॉडी। आपकी बॉडी के मसल्स ये मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ओके जैसे कि पुलिंग, पुशिंग, थ्रोइंग, शटिंग, ये सारी चीजें आप मसल को यूज कर इवन वॉकिंग, पैर के मसल को यूज करके आप वॉक कर रहे हो। सो ऑल ऑफ दीज, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है with the help of the muscles is known as muscular force. ठीक है। तो muscular force of horse pulls the cart in old days, है ना। forefathers utilize the muscular force for domestic animals like horses, asses, elephant, camel, bullocks to make their life comfortable. इनको यूज करके ही they used to move, है ना। तो मस्कुलर फोर्स, इनके एनिमल्स के मस्कुलर फोर्स को यूज करके चीजों को या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता था, लेके जाया जाता था। एंड दे यूज्ड टू कंट्रोल दैट एनिमल आल्सो विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फोर्स। ठीक है। तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स, जो कि मसल की मदद से अप्लाई किया जा रहा है। नाउ रिमेम्बर दैट एप्पल फॉलिंग वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, डिड द एप्पल रियली फॉल ऑन न्यूटन्स हेड, रिमेम्बर। अगर आपने नहीं देखा है वो चैप्टर, प्लीज जाके वो वीडियो देखो। इट्स रियली फन वीडियो, यू विल एंजॉय व्हाइल स्टडीइंग एंड यू विल लर्न अबाउट फोर्स मोर। ओके। सो एप्पल जो ग्राउंड पे गिर रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स, कोई हाथ से पकड़ के एप्पल को नीचे नहीं लेके आ रहा है, या हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे जिससे कि एप्पल खुद पे खुद गिर रहा है एप्पल, है ना, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके वजह से फोर्स है तभी तो मोशन है ना। फोर्स नहीं है तो फिर वो मूव कैसे करेगा, रेस्ट से मोशन में कैसे जा रहा है। वो रेस्ट पोजीशन में था, वहां से मूवमेंट वाले पोजीशन में कैसे गया, डेफिनेटली कोई फोर्स अप्लाई हुआ, है ना। तो वो कौन सा फोर्स है, एंड वो फोर्स डेफिनेटली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। Any two objects in this universe tend to attract each other with the force which is known as gravitational force. सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करता है, यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, बट इट इज वेरी वीक फॉर स्मॉल मासेस। लेकिन जब बहुत बड़ा जाइंट मासेस, जैसे कि अर्थ के जैसे बड़े बिगर मासेस, सन, स्टार्स आर इन्वॉल्व, तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। डेफिनेटली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जितना ज्यादा मास होगा फोर्स भी ज्यादा होगा, है ना। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मेकिंग अराउंड द सन, है ना। एंड मून इज moving around earth, that is also because of gravitational attraction. Okay, anything thrown towards the sky returns back. Apple falls from the tree on the ground, comes back, है ना। ऊपर उड़ के नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स। सो फोर्स इन विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कोम्ब कभी यूज किया है, तो कोम्ब करने के इमीडिएट बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े अगर आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, कोम्ब के सामने लेके जाओगे, दे विल गेट अट्रैक्टेड। बट उस कोम्ब में कोई मैग्नेट नहीं है, then how is it able to do that normally? लेकिन it is not able to do that when you are rubbing it against some surface or on your head, तभी वो अट्रैक्ट कर रही है। थंडरस्टॉर्म जब होता है, लाइटनिंग जब होता है, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सम एक्सीडेंट्स कि लाइटनिंग स्ट्राइक करने के वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक मिला है, कोई पेड़ जल गया या कोई एक्सीडेंट हो गया। कैसे होता है ये, इज इट सम काइंड ऑफ फोर्स? एंड डेफिनेटली इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स तो है नहीं। दूर से भी ये फोर्स काम करता है। कैसे कर रहा है, इतने दूर लाइटिंग हो रहा है, यहाँ पे धरती पे आके कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, उसके वजह से कोई पेड़ पौधा जल जा रहा है, कोई इंसान के ऊपर अगर ये लाइटनिंग आता है। सो आई मीन समटाइम्स मोबाइल डिवाइसेस हम ऑफ करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज इट विल कैच दैट पर्टिकुलर फोर्स विल हैव एन इफेक्ट ऑन दैट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों बोलते हैं हम, वो तो इतना दूर हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा।
इफेक्ट होगा बिकॉज इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ऑब्जेक्ट ये फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो हम जब रब कर रहे हैं एक प्लास्टिक कोम को हमारे हेयर पे, एंड हम इसको छोटे छोटे पेपर्स के सामने ला के रखते हैं, वी सी दीज पेपर फ्लाइंग टूवर्ड्स द कोम। इट हैपेंस ड्यू टू अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। सो द कोम अकेयर, जब हम रब करते हैं कोम में कुछ कुछ चार्ज एक्वायर कर लेता है वो कोम, एंड ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो ही अट्रैक्ट करने के लिए यू नो इट अट्रैक्ट्स दोस पेपर्स। ठीक है। तो जब वो पेपर उसके कांटेक्ट में आता है, उसके बाद वो पेपर को भी वो चार्ज ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से बोथ ऑफ देम हैव द सेम चार्ज। तो जब सेम चार्ज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, हमने सुना है ऑपोजिट चार्ज जब था तब अट्रैक्ट किया, लेकिन जब सेम चार्ज मिल गया तो फिर रिपेल करेगा, तो थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर जाता है। ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करते हैं। ओके। अभी एक मैग्नेट है यहाँ पे, उसके चारों तरफ अगर आप आयरन डस्ट रख दोगे तो क्या होगा? यू विल सी इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट सम सर्कुलर पाथ, सम रिंग्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। एंड ऐसे अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, एंड ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है। पार्डन माय ड्राइंग। सो यहाँ पे भी डेफिनेटली कोई फोर्स काम कर रहा है, तब जाके ये जो रेस्ट पे पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे मोशन में जा रहे हैं, बट इट इज डेफिनेटली नॉन कॉन्टैक्ट। बिना कॉन्टैक्ट के ये काम कर रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में रह के ये काम कर रहा है। कैसे हो रहा है ये? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। So force associated with magnet is called magnetic force। बहुत ही सिंपल है। मैग्नेट्स, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स जो भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, है ना। सो इट एग्जिस्ट। यहाँ पे रिपल्शन भी होता है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन भी होता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स और अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो सारे मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, राइट। सम मटेरियल लाइक आयरन, ओके, कोबाल्ट, निकेल, ये सब अट्रैक्ट होते हैं। सो मैग्नेट हैज टू पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ओके। तो ऑपोजिट पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल विल रिपल्स ईच अदर। तो अगर आप नॉर्थ पोल के सामने एक दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाओगे तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखना मैग्नेट लेके। लेकिन नॉर्थ के सामने अगर साउथ पोल लाओगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके। तो ये मैग्नेट्स जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज बिटवीन टू मैग्नेट्स प्लेस्ड नियर वन अनदर। इट कैन बी अट्रैक्शन और रिपल्सन। ओके। So like north to north will repel, south to south will repel. Okay, north south will attract each other, and magnetic force is widely used in our daily life। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में डोर्स क्लोज हो जाता है टाइटली मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से। तो हर चीज, बहुत सारी चीजों में मैग्नेट को हम यूज करते हैं। सर्टेन स्टिकर्स आपने देखा होगा जिसमें आयरन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अलमीरा में हम जो चिपकाते हैं उसके पीछे को में छोटा सा एक मैग्नेट होता है ना। विदाउट एनी ग्लू वो स्टिक हो जाता है। ओके, बिकॉज दे कंटेन मैग्नेट। एंड अलमीरा जनरली अगर वो इफ इट इज आयरन का अलमीरा या स्टील का है तो इट विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। So magnetic force exerted by powerful electromagnet which is used to separate scrap iron objects from heap of waste material। Okay, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आप हायर ग्रेड में पढ़ोगे, बट बेसिक इतना पता रखो कि कुछ ऑब्जेक्ट को, मैग्नेटिक मटेरियल को आप टेम्पररीली मैग्नेट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको तब इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वेरी पावरफुल। इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके आप आयरन, मतलब जब कोई बहुत सारे वेस्ट मटेरियल में ढेर सारा आयरन है उसको अलग करने के लिए कैसे करोगे आप? डेफिनेटली यू विल यूज सम मैग्नेट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसको अलग किया जाता है। अर्थ इज ऑल्सो अ बिग मैग्नेट। इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक मटेरियल अवेलेबल ऑल्सो सम अर्थ के एकदम अंदर, अर्थ के कोर में बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल भी है, एंड ऑल्सो देयर आर सम मैग्नेट फ्रीली इन द एयर। इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसकी वजह से अर्थ भी एक बिगर मैग्नेट के जैसे एक्ट करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। ऑलराइट, सो हमने अभी बहुत सारे फोर्सेस के बारे में जाना। सो लेट मी कम बैक टू द
to the page where I discussed about contact and non-contact force. तो हमने contact and non-contact force के बारे में जाना, right? Contact मतलब ऐसा force जो कि only जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ओनली जब आप उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो तभी आप वो फोर्स अप्लाई कर पा रहे हो, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, ओके, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। नॉन कांटेक्ट फोर्स बिना कांटेक्ट में रह के भी वो फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, okay. So gravitational, electrostatic and magnetic force are non-contact forces. Muscular and frictional forces are contact forces. Only जब contact में रहेगा surface के साथ या object के साथ तभी वो force apply होगा, okay. तो हमने अलग अलग टाइप के forces के बारे में पढ़ा आज, right? And हमने revision किया force से क्या हो सकता है, change of shape, change of motion, change of state of motion, change of speed, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो फोर्स को अप्लाई करके, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उसका स्पीड बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, राइट? ऐसे सारी चीजें एक साथ में भी हो सकता है, सेपरेटली भी हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, है ना। एंड फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड CGS इज डाइन, ओके। So these are some फॉर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शनल एंड मस्कुलर फोर्स, ओके। सो दैट्स इट अबाउट टुडे। वी लर्नड अबाउट कैसे फ्रिक्शन हमको हेल्प करता है, वी लर्नड how it acts exactly in the opposite direction of motion. We also learned how muscular force is exerted by the muscles of our body. We learned about gravitational force. We learned about electrostatic force, magnetic force. Okay, so ये सब आप लोग घर पे बैठ के रिविजन करो। पहला वाला फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया था, जिसमें मैंने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था इन डिटेल कि फोर्स के एक्शन से क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट से क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, इसके बारे में इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। गो थ्रू दैट इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी गॉन थ्रू, ओके। एंड चैप्टर के नोट के लिए विजिट शताब्दी क्लासेस ऐप, वहां पे मैं नोट अपलोड कर दूंगी इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी टेकन नोट, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर more and more with your friends and family member so that my teaching reaches to everybody, okay. So that's it for today. Bye bye, have a nice day.